जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही थी, मतलब एनसीईआरटी पॉलिटी की, तो छठी क्लास की तो एनसीईआरटी पॉलिटी हमने कर ली थी। 9 चैप्टर थे उसके अंदर। अभी 7वीं क्लास की स्टार्ट करिए, ये इसका पहला भाग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। इससे पहले जो हमने छठी क्लास में करी है उसका था 1, यहाँ 1 लिख रहा था। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, ये 2। ठीक है, तो चलो कहाँ गया भाई। चैप्टर 1 कहाँ से शुरू है राजा। साहित्य का एक दायरा, मूल्यांकन के अन्य तरीके, भारत का संविधान, नागरिकों के मूल कर्तव्य, विषय सूची, इकाई 1, यूनिट 1, भारतीय लोकतंत्र में समानता। अभी शिक्षकों के लिए हो गया इसमें पहला चैप्टर ये रहा। समानता है पहले पाठ का नाम। समानता ही है शायद, हाँ समानता ही तो है। ये है एक छोटे लाल किसान, ये है मंजीत कौर शिक्षिका टीचर हैं, ये तेजा सिंह है ये व्यापारी हैं, ये गिरीश राव ये छात्र हैं, कांता देवी ये घरेलू कामगार हैं, ये सुजाता कुमारी ये भी घरेलू कामगार हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को जो है ये समानता प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। आइए देखते हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कांता और उसकी दोस्त सुजाता ये लाइन में लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसकी जो मित्र हैं सुजाता वो कहती हैं हाँ बिल्कुल। फिर आगे कांता जी की बारी आ गई। तो चल कांता अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लगवाई या लगाने का वादा किया। ठीक है, आगे देखो। फिर ये अब्दुल रहमान एक कारीगर हैं, शबनम बानो ये गृहिणी हैं, ग्रेसी लेलेंग, आइजक लेलेंग, रुखसाना मिर्ज़ा ये मीडियाकर्मी हैं, योगराज बेरोजगार सरनेम सा लग रहा है योगराज बेरोजगार, अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ये योगराज जी हैं ये अभी बेरोजगार हैं। अशोक जैन हैं ये एक उद्योगपति हैं। कुछ देर बाद में आना कांता जी नमस्ते साहब। अरे कहाँ से कहाँ पहुँच गई कहानी। इसके बाद सीधा वही है क्या। चलो वही लिख रखा है। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। घर पर गुड़िया से बात कर रही है तो ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे। ठीक है, तो गुड़िया से बोल रही है गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं। यार गंदगी इतनी ज़्यादा फैलाने का मतलब ही क्या बनना है। बस्ती के आसपास के लोग ही तो इतनी ज़्यादा बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से गंदगी फैलाते हैं। चलो खैर, तो ये बेचारी लेडी हैं, ये गई सफाई करने के लिए। तो ये मालिक बैठे हैं, कोनों को अच्छे से साफ़ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम नहीं बनाऊंगी। अब उसकी बेचारे की बच्ची बीमार थी, वो क्या करती। मताधिकार की समानता,
तो इसमें इसने बताया है कि ये जब जा रहे थे, देखो ये ऐसे है कहानी, ये लाइन में लगे थे तो जैन साहब इनके जो जैन जिनके यहाँ काम करे करें वो थे, मकान मालिक थे मतलब इनके, जहाँ ये काम करे करें। तो ये जब जाने लगे तो जैन साहब अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगे। कुछ देर बाद की बात है ये। तो बाद में आना कांता, इन्होंने कांता को बोला, तो बोले गुड़िया बुखार में पड़ी है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम करूँगी। ये कांता, ये दूसरी महिला है, इनसे बात कर रही है कि साहब के घर का काम करूँगी, कुछ उधार मांगूंगी। फिर घर पर गई, ये पानी ये कुछ काढ़ा ले ले, इस तरीके की हमने अपनी बेटी को सांत्वना दी। फिर ये महिला है, ये कह रही है कि गंदगी तो फैलेगी भाई, बार बार जो है बीमार पड़ेगी, बस्ती की सफाई तो कभी होती नहीं। उसके बाद वो काम करने के लिए गई, तो काम करने में जो मालिक थे उन्होंने कही कि भाई कोनों को अच्छे से साफ़ कर दियो। फिर कांता ने पैसे मांगे, उनकी मैडम ने पैसे दे दिए उधारी। चलो आगे देखो, मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने वाली लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े थे। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचानती है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों। इसे, जैसा आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब है कि चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, गरीब हों, अमीर हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों या कुछ भी हों, ठीक है, कुछ भी, वो व्यस्क हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो उन सभी को जो है वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, इसी को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों में एक आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का जो विचार आया था वो समानता के विचार पर आधारित है। जो ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार, ये समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि वे देश का हर व्यस्क स्त्री या पुरुष, चाहे वह आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है। बिल्कुल, कांता वोट देने के लिए बहुत ही उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। चलो, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। बिल्कुल, क्या वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। तो ये जो गरीबी है ना, ये कुछ नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती। तो इसने बताया कि भाई जो कांता है कोई लेडी, वो किसी के घर पे झाड़ू पोछे का काम करें, तो उसी की दिनचर्या बता रहे हैं कि असल में उसके क्या दिनचर्या है, और उस आधार पर हम हमारे देश के अंदर समानता के पहलुओं का कुछ आकलन करेंगे। ठीक है, घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। तो जो घरेलू काम है करती है, घर में काम वाम करे हैं, तो उससे भैया थकान तो हो ही जाती है। फिर लास्ट में क्या होगा कि जो दिन की समाप्ति लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने ये लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। बिल्कुल, सरकारी अस्पताल के बाहर आप जाकर देखो कितनी लाइन लगी रहती है, कितनी भीड़ रहती है। ठीक है, तो अब कांता बेचारी सोच रही है कि जब हम वोट डालने लग गए थे तब जो लाइन लगी थी उसमें तो सभी लोग थे, जैन साहब भी थे और टीचर और नौकरी वाले, उद्योगपति, सभी लोग एक लाइन में लग रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ आए अस्पताल में, तो यहाँ पर हम पिछड़े हुए क्यों महसूस हो रहे हैं, हीनता क्यों महसूस हो रही है हमें। उसी शाम को जब ये हॉस्पिटल गए, बस जरा सी देर और इसकी बेटी जो है ये बीमार है, ये बच्ची, और इन्होंने ये गोद में ले रखा है। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चे का इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। सही बात है। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए।
चलो आगे देखते हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं ये क्या है जी? कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। ठीक है भाई, भारतीय लोकतंत्र में तो रह रही हैं वो, और उन्हें मताधिकार मतलब वोट भी डाले हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या हमने अभी पढ़ी, वो एक गरीब परिवार से आती है। ठीक है, तो जो दैनिक दिनचर्या है या और कार्य करने की स्थितियां हैं वो समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय है हम निम्न दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग जब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते थे। ठीक है, तो इसने कहा समानता गरीबी तो सही है, लेकिन एक असमानता का अनुभव उसे जाति के आधार पर भी एक कहानी के रूप में समझाकर उसने बताया हुआ किताब इस चैप्टर में कि भैया एक दलित बच्चा है, वो स्कूल जाता है। दलित का मतलब है लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए करते थे, मतलब छोटी कही जाने वाली जाति। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि भाई पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एक तम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। अच्छा, इधर साइड कुछ नहीं है। धूल से चेहरा सिर अट गया था और मुंह के भीतर भी धूल चली गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे। देखो, ये है किताब जूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये पूछ सकता है कि जो एक प्रसिद्ध किताब है जूठन, वो किसकी है, उसके लेखक कौन है, तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। या इसकी कहानी के बारे में पूछ सकता है कि जूठन जो किताब है, पुस्तक है, उसमें किस का वर्णन है, तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। ठीक है, तो मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में। मदरसे में स्कूल नहीं था। और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। बात तो सही है यार। इतनी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में कुछ
टिप्पणी करने के। और ये वाकई बहुत दुखद बात है अगर ऐसा हुआ है वास्तविक तौर पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे आज की डेट में ही देखें तो अखबार में कोई न्यूज़ आई और सभी लोग यकीन कर लेते कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ होगा, बाद में उसकी कहानी कुछ और ही पता चलती है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ यार इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ने ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलते क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? तो दोनों ही साइड ऐसा हुआ। देखो होता क्या है कि ये कोई ए व्यक्ति है और इसका जो धर्म है या जाति है वो एक्स है, और ये कोई बी व्यक्ति है, इसका धर्म या जाति वाई है। अब मान लीजिए इस ए व्यक्ति ने कुछ कर्म कांड कर दिया, कुछ घटिया कर्म कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो ये जो बी व्यक्ति या सी व्यक्ति या डी व्यक्ति जिनकी जाति या धर्म एक्स नहीं है, वाई है, जेड है या कुछ भी है, दोबारा वाई आ गए, ये सारा समाज जो होगा ना, ये ए व्यक्ति की काम तो ए ने गलत करा है, लेकिन सारा का सारा समाज इस ए को छोड़ कर के ए की जाति को पकड़ लेगा या ए के धर्म को पकड़ लेगा कि भाई ये तो बीप का बीप होते ही ऐसे हैं साले, इनकी तो पूरा धर्म ही ऐसा होता, इनकी तो पूरी जाति ऐसी होती है। ठीक है, अच्छा ए भी यही काम करेगा सेम। यदि बी ने कोई गलत काम कर दिया तो ए खुद भी यही काम करेगा। सभी लोग एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सही है भाई, सभी लोग उसी समाज का हिस्सा हैं, ये ए भी तो इसी समाज का हिस्सा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। यदि ऐसा होता कि ए ने काम कर दिया कुछ, ए एक्स जाति का है या एक्स धर्म का है, ये बी वाई जाति का है, वाई नहीं, ये भी एक्स जाति का ही मान लो, ये सभी एक्स जाति के हैं, सी भी और डी भी। अब तो इनकी जाति एक हो गई, तो अब अपनी जाति के व्यक्ति ने कुछ गलत काम करा तो इस ए को नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ इस ए के पूरी फैमिली को पकड़ेंगे, पूरी फैमिली को। इनका तो साला पूरा खानदान ही ऐसा है, ये तो पूरा खानदान ही मतलब चोर खानदान है। भले ही इसके घर में बड़े सज्जन लोग हों इसके अलावा, लेकिन गालियाँ किसको पड़ेंगी? इसके खानदान को। वो तो बड़ा नीच खानदान है यार, बहुत बेकार खानदान है अगर अपनी जाति का होगा तो कहने का मतलब है कि अगर दूसरे की जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, कोई बुरा कार्य कर देता है या कुछ गलत कांड कर देता है
तो उसकी पूरी जाति या पूरे धर्म या पूरे समुदाय को गालियाँ देता है समाज। और अगर अपनी ही जाति का कोई बुरा काम कर देगा तो उसका परिवार को गाली देगा, उसके खानदान को गाली देगा। और अगर अपने खानदान में कर देगा तो उस व्यक्ति विशेष को बोलेगा सिर्फ। ये समाज है, और इस समाज के अंदर मैं, आप और हमारे जैसे तमाम लोग आते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाली कहानी में ही देख लो, यहाँ पर क्या था, ये मदरसे में पढ़ने गए, इसका मतलब वो किस एक धर्म विशेष के होंगे, तो उन्होंने भेदभाव किया। और यहाँ वो हिंदुओं के यहाँ गए, हिंदुओं ने उल्टा उनके साथ, तो दोनों पक्षों की तरफ से हुआ ना, दोनों ही पक्षों की तरफ से हुआ धर्म के आधार पर। एक मदरसा था तो इसका मतलब ऑब्वियस है वो मुसलमान होंगे, और एक हिंदू था तो वो अपने हिंदू होंगे, इधर मदरसे में वो अपने मुस्लिम भाई होंगे। तो ये जो भेदभाव हुआ ये दोनों ही पक्षों से हुआ। अब ये जो अंसारी परिवार था, अंसारी दंपत्ति था, ये अगर कल को कहीं बाहर जाएगा तो ये कहेगा यार हिंदू तो ऐसे होते, जबकि सभी हिंदुओं ने, चलो काफ़ी हिंदुओं ने करा हो तो चलो ये बोल देगा कि ये हिंदू तो ऐसे होते हैं। और वो जो बच्चे थे जिसके बच्चे को झाड़ू लगवाई थी वो बोलेगा कि यार मुस्लिम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ फाइनली डिसाइड कौन करेगा कि कौन कैसा है? तो समाज का निर्माण हम और आप जैसे लोगों से ही मिलकर होता है, और हमें और आपको, हम सभी को मिलकर अपनी सोच को सुधारना और इस एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते कि यार फलाने ने गलत कर दिया, उस नेता की गलती है, उसकी गलती है, किसी के नहीं। अपने आप को सुधारो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। आज भी देखिए क्या हो रहा है, जाति और धर्म के नाम पर कितनी ज़्यादा नफरत परोसी जा चुकी है आज की डेट में। चलिए खैर, मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध भी प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने यह सुझाव को ठुकरा दिया। यहाँ देखिए ये एक मूवी का इन्होंने सीन लगाया हुआ है। ये दो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े से मतलब पैसे वाले, और ये बेचारे बच्चे, ये पॉलिश वाले, ये गरीब बच्चे। तो ये यहाँ से पॉलिश जब करवा कर जाते हैं तो ये पैसा मांगता है, ये उसको पैसा फेंक कर देता है, सिक्का ये ले। तो ये बच्चा कहता है कि साहब पॉलिश करते, भीख नहीं मांगते, पैसा उठाकर हाथ में दो। ये दीवार फिल्म का सीन है। दीवार 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य व्यक्तियों को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों या किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि भाई असमानता खत्म हो गई है। बिल्कुल यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसके आगे कहाँ आएगा भाई।
लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो संसद जो है लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका प्रतिनिधित्व पाते हैं। ठीक है, चलो। जहाँ पहले भेदभाव व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि भाई कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। बिल्कुल, पहला प्रावधान है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। ये संविधान, ये समानता को स्थापित करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान का पहला आर्टिकल ये है, नहीं। समानता को स्थापित करने के कुछ प्रावधानों के बारे में दे रखा है। इसका क्या मतलब है कि भाई हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये बातें इन किताबों में अच्छी लगती हैं, वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है, लेकिन ठीक है, किताबों में पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा क्या है? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान हो गए, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्य है। 2, भुखमरी समाप्त करना, 0 हंगर। तो इतनी सारी योजनाएं चल जाती हैं, 0 हंगर हो गया और पता नहीं क्या क्या, मतलब शाही से नाम रखेंगे, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं निकलता, आउटपुट किसी की नहीं आती। कागजों में तो अरे भाई हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल परे है। और ये आज की बात नहीं है, आज से पहले भी हर सरकार में यही होता है, हर सरकार में। और इसके कारण सरकार नहीं है, मैं क्यों सरकार को दोषी दूं? जनता खुद इसकी जिम्मेदार है। जनता को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपने देश को सुधारने के लिए, अपने देश की स्थिति मजबूत करने के लिए जनता को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जनता को अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इतना सारा कूड़ा कचरा फैला रखा है। आप जाकर देखो बहुत सी जगह नदी नाले वगैरह होते हैं, गंगा नदी हो गई, उस पर धर्म के नाम पर जो है, या और भी हर एक धर्म, मैं अब कोई एक आस्था के बारे में कुछ इस प्रकार की बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि आस्था के साथ मजाक कर रहे हो। मैं आस्था के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। आस्था यह है प्रकृति की पूजा करना। पहले लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, और प्रकृति का क्या मतलब है? हरे जंगल, पेड़ पौधे, नदी नहर, ये सब, साफ पानी। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, गंगा जी के अंदर फैक्ट्री से पाइपलाइन जा रही है, उसके अंदर सारा केमिकल जाता है, तो उसको तो दिखाते हैं कि जी फैक्ट्री वालों ने गंदा कर दिया सारा गंगा जी का पानी, लेकिन जो आम जनता उसके अंदर कुछ का कुछ डाल देती है, कभी कूड़ा करकट और भी ना जाने क्या क्या, क्या उससे गंदा नहीं होता? क्या उससे गंदा नहीं होता? वो जाकर के बाहर इकट्ठा हो जाता है, क्या उससे गंदा नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो हम सभी जिम्मेदार हैं, हमारे देश की बर्बादी के हम सभी लोग बराबर जिम्मेदार हैं, और हमें सभी को एक साथ एकजुट होकर अपने इस देश को संभालना है, अपने इस देश के हालात सुधारने हैं सभी को। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कर्मचारियों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके, जो सुविधाहीन समाज हैं, जिस समाज को सुविधाएं कम मिल रही हैं, उनकी मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। मतलब समान व्यवहार प्राप्त करना है, उसका अधिकार की रक्षा करेंगे। भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं। कानून के साथ
साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए भी अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। लेकिन समस्या ये नहीं है कि सरकार ने कोई योजना चला दी है, वो चला दी है, वो चला दिया। सवाल यह है कि जो सरकार के द्वारा योजना कागज पर दिखाई गई, क्या वह योजना जमीनी स्तर पर वहां तक पहुंच पाई? ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें, क्या इनसे आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वो योजनाएं पहुंच पाई जमीनी स्तर तक? बिल्कुल नहीं। खैर, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील है उसका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर को का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। लंच, मिड डे मील में जो प्राथमिक स्कूलों के बच्चे होंगे उनको दोपहर में जो लंच होएगा वो स्कूल द्वारा दिया जाएगा। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मिड डे मील योजना भारत के अंदर सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के 6ठी से लेकर के और 12वीं क्लास तक हर सब्जेक्ट के एक एक लाइन से भी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो मैं उसकी भी पॉसिबिलिटी लूँगा, उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी लाइन से छोटा भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें समय लगेगा, लेकिन एक ऐसी सोर्स तैयार होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मिड डे मील की योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो 2001 में भैया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इसे लागू करो। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेने और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे, जो पहले बच्चे थे, लेकिन अभी क्या है कि फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिला है, मिड डे मील, तो उनकी उपस्थिति मतलब जो प्रेजेंट लगाया गया, अटेंडेंस हो गई, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मिड डे मील भोजन के लिए कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? मतलब कि इसका जो उद्देश्य था मिड डे मील लाने का, उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ये हो पा रहा है? जो उद्देश्य है कि 7 मिड डे मील को लाया गया था, क्या हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं? खैर, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। और मिड डे मील में खाना तो मिल रहा है, लेकिन वो खाना कैसा मिल रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये आपको और हमें सभी को पता है। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है।
आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये अंबेडकर साहब ने की कही हुई लाइनें हैं कि आत्मसम्मान बहुत ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हाँ, आप कुछ तो गया, कुछ तो बिगड़ा। अगर पैसा गया आपके हाथ से तो कुछ नहीं गया, दोबारा कमा लेगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया, शरीर में कोई बीमारी लग गई, कुछ चीज़ हो गई, तो हाँ, कुछ तो गया। लेकिन इफ़ सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आत्मसम्मान चला गया, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और उसके बाद में सब धन माया। खैर, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है, लोगों का जो नज़रिया है देखने का, उसमें बहुत धीरे धीरे से परिवर्तन आता है। एक साथ कोई भी चीज़ एक साथ तुरंत नहीं होती। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव होगा जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। प्रजातंत्र जो होता है, लोकतंत्र मतलब जनता का कानून, वहाँ एक समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, एक कॉन्टिन्यू चलने वाला एक संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। खत्म हो गया क्या? लोकतंत्र की चुनौती अभ्यास, एक पेज ये रह गया और एक पेज ये थोड़ा सा बचा है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, ये क्या है? शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए हुआ था। कब हुआ था? 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार के लिए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इसे ऐसा ही एक किस्सा हुआ था। ये कोई महिला थी, रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिका इतिहास की दिशा बदल दी। आप सोच सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई महिला या कोई पुरुष या कोई बच्चा कहीं सफ़र कर रहा है, रोज़ की तरह आम दिन था, लेकिन क्या पता था कि एक कुछ ऐसा हो जाए कि ये इतिहास ही बना दे। तो चलिए इनकी कहानी पढ़ते हैं। रोजा पार्क्स, ये क्या है? रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो
नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार नियम, जो 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम है, उसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। देखो, ये तो गरीबी अमीरी हर देश का एक पहला, मतलब हर देश का एक मुख्य पहलू है। अंतर गरीबों के बीच और अमीरों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से थोड़ा ऊंचा है या निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, आओ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, चलो लोकतंत्र की चुनौती क्या है जी। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि भाई आप किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। वेल, सबकी नज़रिया अलग अलग होता है, तो हर कोई अपने अपने नज़रिए से इसका जवाब दे। खत्म। देखो, ये शब्द संकलन दे रखा है कि हमने ऊपर पढ़ा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या है? यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है कि जो सभी वयस्क हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले, उस सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हों। गरिमा का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझना। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। हालांकि भारत के अंदर संविधान फॉलो होता नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। संविधान फॉलो होता तो देश के हालात काफ़ी अच्छे होते। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, ठीक है, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। ठीक, तो चलिए इसको यहीं विराम देते हैं, इससे आगे का अगली वीडियो में कराएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और जो कुछ भी सुधार अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो में या इस कंटेंट में और सुधार, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या सुधार करे जाने चाहिए। असल में अभी मेरे पास थोड़ा मैं सोच रहा था थोड़ा बजट बन जाए तो एक बड़ा डिजिटल बोर्ड लेकर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाए, पर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जय हिंद, धन्यवाद।